नमस्कार मित्रों, मैं हूं DS चौहान। स्वागत है आप सभी का संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, जैसा कि आप पूर्व की 2 कक्षाओं में जान चुके हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और तत्पश्चात हमने दूसरी कक्षा में जाना था कि हिंदी का जो भाषा के रूप में विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। हमने जाना था कि पूर्व में हमने जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को जाना था, उसके अंतर्गत वैदिक व लौकिक संस्कृत को पढ़ा था। उसके पश्चात जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार की प्राकृत भाषाएं पढ़ी थी, जिनमें प्रथम प्राकृत को पाली के रूप में पढ़ा, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत के रूप में पढ़ा और तीसरी जो प्राकृत थी उसे हमने जो है अपभ्रंश के रूप में पढ़ा। तत्पश्चात हमने जाना था कि इसी अपभ्रंश से आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति हुई है और अपभ्रंश के हमने 3 रूप यहाँ पर देखे थे, जो कि आपका शोरसेनी अपभ्रंश था, आपका मागधी अपभ्रंश था और अर्धमागधी अपभ्रंश था। इन्हीं 3 अपभ्रंशों से हमें हिंदी की 5 उपभाषाएं प्राप्त हुई थी और उन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमने 18 हिंदी की जो बोलियां हैं उन पर चर्चा की थी। मित्रों, आज हम देखते हैं कि हिंदी का जो कालक्रम है वो क्या क्या रहा है, क्योंकि हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति जान चुके हैं, हम हिंदी का विकास क्रम भी जान चुके हैं। आज हम हिंदी का कालक्रम जानेंगे और ध्यान देना, आज केवल हम हिंदी के कालक्रम की बात कर रहे हैं। हम अभी साहित्य को यहाँ पर नहीं लेंगे। जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे तो इसको डीपली हम जो है इसका जो कालखंड होगा उसका विस्तार उस समय करेंगे। अभी केवल हम हिंदी जो हमारी भाषा है इसके जो कालखंड है उसके संदर्भ में ही हम कालखंडों का विभाजन कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हमारी जो आधुनिक हिंदी भाषा है ये अपने अस्तित्व में आती है और इस 1000 से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड है इसी को ध्यान दीजिएगा वर्तमान भारतीय आर्य भाषा के रूप में जाना जाता है। इसके जब हम कालखंडों की बात करते हैं तो हिंदी जो भाषा है हमारी, इसके ध्यान दीजिएगा हम 4 कालखंड बनाते हैं, जिसमें प्रथम हमारा रहता है आदिकाल और दूसरा रहता है भक्ति काल और तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। अर्थात ये जो 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का जो समय है हिंदी के विकास का, इसको हम जो है 4 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। प्रथम कालखंड को नाम दिया गया है आदिकाल। इसके अलावा अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि किस काल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। तो सर्वप्रथम हमारा जो काल आता है वह है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका जो समय रहता है वो लगभग आपका 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का रहता है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग समय मिल सकता है। कहीं पर 900 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, कहीं 1100 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 900 ईस्वी से जो मानते हैं, ध्यान दीजिए, ये 900 से लेकर 1100 तक का जो टाइम पीरियड है इसे हम एक नया नाम भी देते हैं अपभ्रंश के अंतर्गत ही, जिसे अवॉर्ड भी कहा जाता है। यानी कि जब अपभ्रंश का रूप बिगड़ने लगा था और वर्तमान की जो हिंदी है ये अपने मूल अस्तित्व में नहीं आ पाई थी, इसका विकास का जो प्रारंभिक काल था, या इसी को हम जो है हिंदी का जो है संक्रांति काल या संक्रमण काल भी कहते हैं। तो 900 के बाद जो है अपभ्रंश आपका जो है बदलने लग गया था धीरे धीरे, और 1100 ईस्वी तक जब तक हम देखते हैं तो हिंदी भाषा में साहित्यों की जो रचना है वो भी होनी प्रारंभ हो गई थी। तो प्रारंभ में हम मुख्य तौर पर इसको जानेंगे कि जो आदिकाल है वो 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय है। इसके बाद दूसरा जो काल है पूर्व मध्यकाल या फिर इसी को भक्ति काल भी कहा जाता है। 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का जो काल रहेगा वह हमारा भक्ति काल का रहेगा। इसके पश्चात जब रीति काल की बात करेंगे तो 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का जो समय होगा उसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण काल रहेगा वो आधुनिक काल है, जिसकी शुरुआत 1850 से प्रारंभ मानी जाती है और आज तक का जो समय है वो सारा का सारा आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आएगा। हालांकि आधुनिक जो काल है इसके प्रारंभ को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान हैं वो तर्क देते हैं कि 1843 से ही आधुनिक काल का जो है प्रारंभ हो गया था,
परंतु कुछ विद्वान जो है वो 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि उनका मत है कि, ध्यान देना, उनका मत है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनके जन्म से ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है। इसके पश्चात अगर हम देखते हैं तो एक मत ऐसा भी है जो आधुनिक युग की शुरुआत 1857 से मानते हैं, और उनका ये तर्क इस आधार पर है कि 1857 में जो गदर हुआ था, क्रांति हुई थी, वहीं से, क्योंकि भारतीय इतिहास में एक नया युग का प्रारंभ हुआ और वहीं से जो हिंदी भाषा का जो साहित्य लेखन था उसमें भी एक नए युग की शुरुआत हुई थी, तो 1857 भी मानते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि 1868 से ही जो ये हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो प्रारंभ होता है। तो इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है, तो एक कवि वचन सुधा के नाम से पत्रिका आती है, आपके जो हरिश्चंद्र जी रहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी 1868 में प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा आती है। तो इन विद्वानों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि जब इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था या फिर इनकी प्रथम पत्रिका आई थी, तो वहीं से आधुनिक भारत का जो है, या फिर हम आधुनिक हिंदी का जो काल है वो उसका प्रारंभ मानते हैं। तो इसी जो 1843 से लेकर 1868 तक का टाइम पीरियड रहता है, लगभग 25 साल का ये समय रहता है। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसी को हम हिंदी का जो है संक्रांति काल के रूप में भी पढ़ते हैं। हालांकि इसका जिक्र हम तब करेंगे जब हम हिंदी का जो साहित्य पढ़ेंगे, तो उस दौरान इसको हम डीपली जानेंगे। तो फिलहाल ध्यान देना, हमने 4 कालखंडों में इसको बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और फिर हम देखेंगे कि जो आदिकाल है हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण काल है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो हमारे पास सिलेबस के अंतर्गत कवि रखे गए हैं वो सर्वाधिक आधुनिक काल के ही रखे गए हैं। और आधुनिक काल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको हमने फिर 6 भागों में बांटा है, ध्यान देना। जैसा कि हम प्रथम देखते हैं जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, या इसी को हम भारतेंदु युग कहते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो पुनर्जागरण काल है इसका जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं और भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। और हम देखेंगे कि लगभग आपका जो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहता है, इसे पुनर्जागरण काल या फिर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो काल प्रारंभ होता है उसे जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो प्रवर्तक होते हैं या फिर इस काल के जो जनक है वो, ध्यान दीजिएगा, आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। और इस काल की जो शुरुआत होती है वो 1900 से लेकर, और इसका जो अंत होता है वो 1920 में जाकर होता है, ध्यान देना। तो जागरण सुधार काल का जो प्रवर्तक कवि है या इसका जो नेतृत्व करने वाले कवि है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, इसीलिए इस काल को हम द्विवेदी युग के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो समय रहेगा वह 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक का रहेगा। इसके पश्चात जो आधुनिक काल का जो तीसरा कालखंड आता है इसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, या इसको हम कहते हैं कि ये छायावाद काल है, ठीक है ना। और इसका जो जनक है वो, ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। हालांकि यहाँ पर भी विद्वानों के अनेक तर्क है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग व्यक्ति को जो है छायावाद का प्रवर्तक के रूप में माना है, परंतु जब हम सर्वमतानुसार देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद को ही इसका जनक माना गया है। और इनकी जो झरना रचना थी 1918 में जो प्रकाशित हुई थी, उसी को हम प्रथम जो है छायावादी रचना मानते हैं, और वहीं से जो छायावाद युग है इसका प्रारंभ मानते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में भी हम जब आपका जो है साहित्य की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दो विद्वानों में 2 मत यहाँ पर भी है। कुछ विद्वान छायावाद युग की जो शुरुआत है वो 1918 से मानते हैं। वो 1918 से मानने का उनका जो, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य रहता है वो ये है कि जो झरना रचना थी, जो छायावाद युग की प्रथम रचना मानी जाती है, उसका प्रकाशन 1918 में हुआ, इसलिए 1918 से ही इस छायावाद युग की शुरुआत मानते हैं। परंतु कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि 1903 से, ध्यान देना, 1903 से लेकर सन 1920 ईस्वी तक जो सरस्वती पत्रिका थी
उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। इसलिए ये 1900 से लेकर 1920 तक का समय द्विवेदी युग के रूप में माना जाता है। तो अगर द्विवेदी युग 1920 तक है तो फिर छायावाद का जो युग है इन विद्वानों के अनुसार वो ध्यान दीजिएगा 1920 से प्रारंभ होगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1920 से लेकर 1936 तक का जो टाइम रहेगा वो छायावाद युग का रहेगा। हालांकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि दो विचारधाराएं विद्वानों की, कुछ विद्वान इसको जो है ध्यान देना, कुछ विद्वान इसे 1920 से प्रारंभ मानते हैं क्योंकि वो 1920 तक का समय द्विवेदी युग का मानते हैं, और कुछ विद्वान इसकी जो शुरुआत है वो 1918 से मानते हैं क्योंकि झरना रचना की जो झरना रचना का जो प्रकाशन हुआ था वो इस 1918 के ही वर्ष में हुआ था। तो इस पर हम बात करेंगे आगे। देखो इसके बाद आता है प्रगतिवाद युग, या फिर इसी को हम कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय युग, या सीधा शॉर्टकट में हम इनका जो नाम लेते हैं वो अज्ञेय नाम लेते हैं, क्यों नाम इनका जो है काफी लंबा है। तो ध्यान देना, प्रगतिवाद जो युग है इसके जनक के रूप में या इसके प्रतिपादक के रूप में अज्ञेय जी को माना जाता है या अज्ञेय जी को जाना जाता है, या फिर इसी को हम कहते हैं एक दूसरा नाम देते हैं साम्यवादी युग। अर्थात यहाँ पर हमें अधिकांशतः ऐसी रचनाएं पढ़ने को मिलती है या देखने को मिलती हैं जो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित हुई। इसके बाद का जो प्रयोगवाद वाला आता है, या फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को समय बता दूं कि 1936 से लेकर लगभग आपका 1943 तक का जो समय होता है उसे प्रगतिवाद या फिर साम्यवादी युग के रूप में जाना जाता है। और फिर जो प्रयोगवाद युग आता है इसका जो प्रारंभ है ध्यान देना वो 1943 से लेकर लगभग 1953 तक माना जाता है। कुछ किताबों में 1951 दिया है तो कुछ में 1953 है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो सर्व मान्यता से जो हमने देखा है तो वो 1953 तक को इसी ले जाता है। तो इसका जो जनक है वो अज्ञेय जी को माना गया है, ठीक है ना। और इसके बाद का जो समय आता है वो नवलेखन युग या फिर नई कविताओं का युग इसे कहा जाता है। और 1953 से लेकर और अब तक का जो टाइम पीरियड है तो ये सारा का सारा ध्यान दीजिएगा आपका, ये सब आपका जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो नई कविता का जो युग है या नवलेखन का युग है उसके अंतर्गत आएगा। तो मित्रों हमने सर्वप्रथम यहाँ पर हिंदी के जो प्रमुख कालों के अंतर्गत है सबसे पहले हमने मूल रूप से 4 भागों में हिंदी के कालखंड को विभाजित किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है ना। ये जो पूर्व मध्य काल है, वीर गाथा काल है, इनको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस किस विद्वान के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। फिर हमने जो आधुनिक काल है इसको भी 6 भागों में बांटकर पढ़ा है, ठीक है ना, जिसमें प्रथम जो काल था वो पुनर्जागरण काल है, भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जागरण सुधार काल है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका छायावादी युग है जिसका जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि सुमित्रानंद पंत या फिर निराला जी, महादेवी वर्मा, ये 4 जो आपके कवि होते हैं इनको ध्यान देना छायावाद के 4 आधार स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को हम जो है छायावाद का ब्रह्मा भी कहते हैं, और सुमित्रानंदन पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, और निराला जी को छायावाद का रुद्र या शिव के नाम से जाना जाता है, और महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा या फिर शक्ति के रूप में भी जानते हैं, वो हम आगे साहित्य के अंतर्गत देखेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर देखा है कि इस तरह से जो है कालखंड का यहाँ पर विभाजन किया गया है। इसके पश्चात मित्रों हम आते हैं, शुरुआत करते हैं आदिकाल से, कि आदिकाल का जो नामकरण है यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और इनमें कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपकी तमाम परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं कि आदिकाल को जो है वीर गाथा काल नाम किसने दिया, चारण काल नाम किसने दिया, बीजवपन काल नाम किसने दिया, या सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। तो यहाँ से ध्यान देना मित्रों प्रश्न बनते हैं। मैं पहले जो महत्वपूर्ण जो नाम है तो वो मैं यहाँ पर रख चुका हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिकाल जो नाम है वो नाम आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। मतलब हमारे जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है इसके संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये नाम दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे, तो ये वीर गाथा काल, ये भी मोस्ट है, ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये नाम दिया गया है वीर गाथा काल।
बीज बप्पन काल ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। सिद्ध सामंत काल ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। और आरंभिक काल ये मिश्र बंधुओं के द्वारा, जो बिहार के हमारे 3 मिश्र बंधु कवि थे उनके द्वारा नाम दिया गया है। और प्रारंभिक या फिर शून्य काल ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा दिया गया है। और चारण काल आपके जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब है, इन्होंने ये नाम दिया है। इनमें मित्रों में अगर आपको बताऊं कि अगर एक आरंभिक काल को थोड़ा सा, इसको अगर हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी है आपके, वो चाहे आदिकाल हो, वीरगाथा काल हो, बीज बप्पन काल हो, सिद्ध सामंत काल हो, या फिर शून्य काल या प्रारंभिक काल या फिर चारण काल, ये अति महत्वपूर्ण है। ये आपको परीक्षा में पूछा हुआ पूछा हुआ देखने को मिलेगा। सिद्ध सामंत काल तो ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इसे पूछा जाता है। और इसी तरह से जो आपका वीरगाथा काल है, आदि काल है, वैसे जो यहाँ पर रखे गए हैं वो सारे के सारे लगभग आपके जो है महत्वपूर्ण है, परंतु इनमें से जो सिद्ध सामंत काल या फिर चारण काल या फिर आपका जो वीरगाथा काल है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इनको आप लोगों ने देखना है, क्योंकि प्रश्न सीधे यहाँ से बन जाते हैं कि किस काल के लिए किस विद्वान के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आदिकाल के हम थोड़ा सा जान लेते हैं भाषा शैली के बारे में। बाकी पूरा इसके बारे में जो विस्तृत है वो हम साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य, आदिकालीन जो भाषा है वो किस रूप की है। ध्यान देना, आदिकाल के जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें हमें 2 प्रकार की भाषा शैली देखने को मिलती है। एक तो है आपकी पिंगल भाषा शैली और दूसरी हमें मिलती है डिंगल भाषा। ये पिंगल क्या है और डिंगल क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है लगभग 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास का, जब अपभ्रंश अपने रूप से जो है मतलब अटक चुकी है और जो वर्तमान की हिंदी है ये पूर्ण रूप में अभी नहीं आ पाई है। तो यहाँ पर अपभ्रंश और आधुनिक जो हिंदी की बोलियां हैं इनके बीच में ध्यान दीजिएगा, एक बीच का समय ऐसा आ जाता है जब इनके बीच में मिश्रण हो जाता है। तो इसी रूप में हम यहाँ पर देखेंगे जो पिंगल है वो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ब्रज है, ठीक है ना। तो अपभ्रंश मिश्रित जो है ब्रज भाषा, यानी कि अपभ्रंश अपना मतलब जो अपभ्रंश का समय समाप्त हो रहा है और ये ब्रज वगैरह जो भी हिंदी की जो बोलियां हैं इनका जो उत्थान यहाँ पर हो रहा है या इनका जन्म हो रहा है। तो अभी ये मतलब पूरी तरह से इसमें नहीं बदल पाई है, तो ये मूल रूप में भी नहीं रही है, थोड़ा इसका जो रूप था उसमें परिवर्तन हो चुका है और ये भी पूर्ण रूप में विकसित नहीं हो चुकी है। तो इनके जो बीच का समय है, ध्यान दीजिएगा, उसी शैली को हमने कहा है पिंगल शैली। तो ये अपभ्रंश मिश्रित जो ब्रज भाषा है इसे पिंगल शैली कहा जाता है। और डिंगल शैली अपभ्रंश मिश्रित जो राजस्थानी भाषा है, जिसमें ध्यान दीजिए कि जो रास साहित्य है वो अधिकतर आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो ये आदिकाल की 2 प्रमुख भाषा शैलियां हैं, पिंगल और डिंगल, ठीक है ना। कभी कभी तो सीधा प्रश्न यहाँ पर जो कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि डिंगल क्या है या फिर पिंगल क्या है, तो 4 ऑप्शन आपके रखे जाएंगे कि भाषा की एक शैली है और 3 ऑप्शन जो होंगे वो बिल्कुल एकदम हट के दिए जाएंगे। या फिर पूछा जाए कि जो डिंगल शैली है वो किन भाषाओं का मिश्रित रूप है, तो अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप है, और जो पिंगल शैली है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। ध्यान देना, ये थोड़ी सरल भाषा है, इसलिए ये जो है इससे लोकप्रिय भाषा भी कहा जाता है। ये इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया थोड़े से जटिल या कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ध्यान देना आम जन के द्वारा इसे ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो ये हमने आदिकाल की जो है ध्यान देना कुछ भाषा शैलियों के बारे में बात की। इसके पश्चात हम जानते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत या फिर हम देखेंगे कि हिंदी का जो है आदि कवि किसे माना जाता है, और इस हिंदी के आदि कवि को लेकर भी जब बात करेंगे तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न कवि के बारे में ये तथ्य दिए गए हैं कि मतलब वो अलग अलग कवि को जो है हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकारते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रथम विद्वान के रूप में जो आपके शिव सिंह सेंगर साहब है, और ये शिव सिंह सेंगर वही है जो प्रथम हिंदुस्तानी है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जब हम प्रथम जो ग्रंथ देखेंगे या हिंदी साहित्य का इतिहास की जो पहली पुस्तक है वो ध्यान दीजिएगा आपकी गारसदा तासी की है, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है। उन्होंने इस्तवार द लिटरेचर एंडू ये हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पहले तो एक विदेशी व्यक्ति ने लिखा था, ये प्रथम वो भारतीय व्यक्ति है या भारतीय विद्वान है जिन्होंने हिंदी साहित्य का आपका जो है इतिहास भी लिखा था। और उन्होंने जो पहला कवि के रूप में माना है वो कुंद या फिर पुण्य नाम के एक विद्वान है या कवि है, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना,
तो दूसरे अगर डॉक्टर बच्चन के अनुसार चलते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, तो इन्होंने विद्यापति को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद महत्वपूर्ण आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने चंद्रदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगर बात करते हैं हम राम कुमार वर्मा की, तो इन्होंने स्वयंभू को ध्यान देना हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राहुल सांकृत्यायन साहब ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हमारे पास ध्यान देना कई सारे तर्क आए हैं विद्वानों के, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो फिर हम किसको हिंदी का प्रथम कवि माने, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करते हैं सर्वमतानुसार, अर्थात जिधर ज्यादा विद्वानों का मत जाता है वो ध्यान दीजिएगा सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग कवि को जो है ध्यान देना हिंदी के प्रथम कवि के रूप में बताया गया है, परंतु जब भी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहप्पा राहुल सांकृत्यायन ने जिनको जो है हिंदी का जो प्रथम कवि कहा था, इन्हीं को ध्यान दीजिएगा सर्वसहमति से, अर्थात इन्होंने तो अलग अलग विद्वानों के रूप जो है नाम दिए हैं प्रथम कवि के रूप में, परंतु अगर पूछा जाए कि सर्वसहमति से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा वो आपके सरहप्पा को जो है प्रथम कवि माना जाता है। तो ये बात आप देख लेना। इसके अलावा हम देखते हैं कि आदिकाल के कुछ जो प्रमुख कवि और उनके प्रमुख जो है उनकी लिखी हुई जो रचनाएं हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हम अभी साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, जैसा कि सरहप्पा जिन्हें हम सर्वमतानुसार या सबकी सहमति के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है या रचना है वो दोहा कोश है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित जो संदेश रासक है, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है कि संदेश रासक किसकी रचना है। और स्वयंभू के द्वारा रचित पौम चरियु, जिस पर हम कल भी बात कर चुके हैं, ये तो प्रारंभ में ही लिखी गई थी, ध्यान देना अपभ्रंश में ही इसको लिखा गया है। चंद्रदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासु लिखी गई है, ठीक है ना। और इसके बाद विद्यापति के द्वारा ये तीनों की तीनों रचनाएं इनकी अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, जिसमें आपकी कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है और आपकी जो पदावली है, ये सारी की सारी रचनाएं अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अमीर खुसरो की भी अगर देखेंगे नजरान ए हिंद, हालत ए कन्हैया, ठीक है ना, या फिर हम दलपति विजय की जो है खुमान रासो देखते हैं। इसके अलावा जो राजस्थानी साहित्य जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो तमाम प्रकार के हमें जो है रासो साहित्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे मित्रों। बाकी के जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो उस दौरान हम सारे के सारे यहाँ से कवर कर लेंगे, जितने भी कवि होंगे और जितनी भी उनके द्वारा प्रकाशित या उनके द्वारा लिखित रचनाएं होगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना देखेंगे, जो मोस्ट थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए। ये बात हुई थी हमारी आदिकाल की या फिर वीरगाथा काल की, कि वीरगाथा काल कब से कब तक का समय है। और ध्यान दीजिएगा वीरगाथा काल को किसने कौन सा नाम दिया है। और वीरगाथा काल के अंतर्गत हमने देखा था कि प्रथम कवि हिंदी का कौन था, और इसी के संदर्भ में फिर हमने देखा कि जो ये प्रारंभिक जो कवि थे कौन कौन से मुख्य कवि थे, उनके द्वारा जो रचित कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी। दूसरा जो काल आता है वो है भक्ति काल, या फिर इसी को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का अगर देखेंगे इसे, तो लगभग आप देखेंगे 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का जो समय रहेगा वो आपका किसका रहेगा, वो भक्ति काल का रहेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। और ये वो भक्ति काल वह काल है जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का या फिर हम कहें कि हिंदी का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इसीलिए तो डॉक्टर आपके जो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब है, उन्होंने इस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तक कह दिया है। सबसे अधिक जो रचनाएं रची गई है हिंदी की, वो ध्यान दीजिएगा इसी काल में लिखी गई है, यानी कि हिंदी की जो सबसे अधिक लिखे गए वो इसी काल में। प्रारंभ में इसका जो लेखन कार्य ध्यान देना वो तमिल भाषा में शुरुआत होती है, भक्ति जो आपके साहित्य है। और हम देखते हैं कि जो इसी दौरान हम जो है भक्ति आंदोलन भी देखते हैं, और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो दक्षिण भारत से शुरुआत उसकी मानी जाती है। उत्तर भारत में तो काफी बात तक पहुंचता है, जब हम देखते हैं स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य जैसे जो महान विद्वान होते हैं उनके द्वारा उत्तर भारत तक इस भक्ति आंदोलन को पहुंचाया जाता है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी आपकी दक्षिण भारत से हुई है, और जो भक्ति साहित्य है उनका लेखन भी दक्षिण की भाषा यानी कि तमिल भाषा से ही इसका प्रारंभ हुआ है।
परंतु जब हम आगे चलकर देखते हैं तो इस भक्ति काल में सबसे अधिक जो भाषाएं प्रयोग की जाती वो ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रज और अवधी ये दोनों की दोनों हिंदी की ही बोलियां हैं। तो क्योंकि ब्रज और अवधी में सबसे ज्यादा साहित्य यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, इसीलिए इसे जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में भी देखेंगे कि आदिकाल की तरह भक्ति काल के नामों को लेकर भी अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग जो है तर्क दिए हैं। देखो किसने क्या नाम दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण जो नाम दिया है वो ग्रियर्सन ने दिया है, और साथ ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वो भी इन्होंने ही नाम दिया है। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग थे वो अपने धर्म के प्रति दोबारा जाग रहे हैं। यहाँ पर भक्ति आंदोलन भी हो रहे हैं और भक्ति से संबंधित ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आपके साहित्य भी लिखे जा रहे हैं, इसीलिए इसे 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण भी कहा गया और इसी को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा गया है। ये दोनों ही नाम भक्ति काल के लिए ग्रियर्सन के द्वारा दिए गए हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करेंगे तो जो माध्यमिक काल है ये नाम दिया गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा, किसके लिए, तो भक्ति काल के लिए। इसके पश्चात जो पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये दो नाम दिए गए हैं, पूर्व मध्यकाल भी और भक्ति काल नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। और पुनरुत्थान, दोबारा उत्थान करना, तो पुनरुत्थान जो काल है वो आपके जो राम प्रसाद मिश्र जी है इनके द्वारा ये नाम दिए गए हैं। तो ये ध्यान देना, कुछ मोस्ट आपके समक्ष रखे गए हैं भक्ति काल के नामकरण को लेकर के किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। इसकी भाषा शैली की अगर बात करेंगे तो इसके संदर्भ में मैं पहले बता चुका हूं कि प्रारंभ में ये जो साहित्य थे भक्ति काल के ये तमिल भाषा यानी कि दक्षिणी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन बाद में हम जब देखेंगे तो इसका जो प्रयोग है, ध्यान देना, वो ब्रज और अवधी भाषा में इसका जो अत्यधिक प्रयोग होता है। इसलिए क्योंकि ये दोनों हिंदी की ही बोलियां हैं, इसलिए ध्यान देना इनको क्या कर, इस युग को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके अलावा अगर भक्ति काल के हम जो है फिर इसके जो विभाजन को लेकर देखते हैं, जैसा कि हमने आधुनिक काल का देखा था वहां पर 6 भागों में बटा था, उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को भी मूल रूप से तो 2 भागों में बांटा है, परंतु फिर इन दोनों भागों को फिर 2-2 भागों में और बांटा है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं, जो कि जिसका जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं कि 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक का जो टाइम रहेगा वो आपका भक्ति काल का है। इसमें ध्यान देना 2 विचारधाराएं यहाँ पर हमारे लेखक या कवियों की उत्पन्न होती हैं। एक तो है निर्गुण काव्यधारा, एक है सगुण काव्यधारा, अर्थात 2 प्रकार की यहाँ पर रचनाएं या साहित्य हमको प्राप्त होते हैं। एक तो वो कवि है जिन्होंने निर्गुण भक्ति काव्यधारा के आधार पर रचनाएं लिखी है, एक वो है जो सगुण काव्यधारा के आधार पर जिन्होंने रचनाएं लिखी है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसको कि क्या होता है निर्गुण काव्यधारा, क्या होता है सगुण काव्यधारा। इसके लिए हमें इन दोनों शब्दों के अर्थ समझने होंगे कि निर्गुण का अर्थ क्या है और सगुण का अर्थ क्या है। कुछ लोग ये मत निकालते हैं कि निर्गुण वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है और सगुण वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर को मानता है। ऐसा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम नास्तिक कहते हैं और जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। इनमें अंतर क्या है? ऐसे कवि जिन्होंने, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर को एक मूर्त रूप में माना है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अवतारवाद में जो विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि कभी विष्णु के अवतार के रूप में भगवान रामचंद्र जी इस धरती पर आए थे, कभी जो है कृष्ण के रूप में भी विष्णु भगवान यहाँ पर अवतरित हुए थे, ऐसे कवियों को हम सगुण कवि कहते हैं। अर्थात जो मूर्त रूप में भगवान को मानते कि भगवान किसी ना किसी मूर्त के रूप में इस धरती पर अवतरित होता है और इस आधार पर जो अपने काव्य रचते हैं उन्हें सगुण कहा जाता है। निर्गुण काव्यधारा के वे कवि होते हैं जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ये किसी मूर्त रूप में नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर जो है अजर और अमर होता है, वो ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही वो उसकी कभी मृत्यु होती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा है वो दिखती नहीं है, सेम इसी तरह से इस सृष्टि के अंतर्गत जो है ईश्वर होता है परंतु वो कभी दिखता नहीं है, अमूर्त रहता है। वो अमूर्त मतलब जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई भी स्वरूप नहीं है। तो जिन कवियों ने ईश्वर को बिना किसी मूर्त के रूप में माना है या कहते हैं कि कोई अवतार वगैरह कुछ नहीं होता है, तो उन्हीं को ध्यान देना निर्गुण काव्यधारा का कवि माना गया है।
है। जिन कवियों को लगता है कि नहीं, यहाँ पर कभी राम के रूप में तो कभी श्याम के रूप में ईश्वर अवतरित होता है, मूर्त रूप में आता है, इसलिए मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। क्योंकि जब ईश्वर आया ही नहीं इस धरती पर किसी मूर्त के रूप में, तो फिर मूर्ति हम किसकी पूजे। लेकिन ये मानते हैं कि ईश्वर आया था किसी मूर्त के रूप में, इसलिए जिस मूर्त में वो आया था उस मूर्ति की हमें पूजा करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप समझ गए होंगे कि निर्गुण काव्य धारा क्या है, सगुण काव्य धारा क्या है। ईश्वर को ये भी मानते हैं, ईश्वर को ये भी मानते हैं। ये मूर्त रूप में मानेंगे, पूजा पद्धति पे विश्वास करेंगे, मूर्ति पूजा पर विश्वास करेंगे। ये अमूर्त रूप में मानेंगे, इसलिए पूजा पाठ पर ये ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जब इनको हम देखेंगे, जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, इसको भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो है संत काव्य धारा और एक है आपकी सूफी काव्य धारा। इसमें ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर आपके जो है इस्लामिक मत वाले जो कवि होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, और यहाँ पर वो कवि आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे जो ज्ञानाश्रयी होंगे। ध्यान देना, ज्ञानाश्रयी। और इसके अंतर्गत हम एक शाखा रखते हैं, इसी को हम जो नाम देते हैं वो है प्रेमाश्रयी, अर्थात ऐसे कवि जिन्होंने इस निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञान की बात की है, यानी कि उन्होंने जो है लोगों का मार्गदर्शन का काम किया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कबीर जी को लेते हैं, तो कबीर ने जो है इस दुनिया को मतलब एक जो है सही राह पर जाने के लिए मार्गदर्शन किया है। उनके जितने भी दोहे हैं या जितने भी पद है, वो जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मानव के जो है अस्तित्व को लेकर होते हैं, या मानव का जो मानवता है उसको लेकर होते हैं। तो ये ज्ञानाश्रयी जो संत काव्य धारा, इनको हम ज्ञानाश्रयी कवि भी कहते हैं। और इधर जो सूफी काव्य धारा के कवि है, इनको प्रेमाश्रयी कहते हैं, जिन्होंने अधिकतर जो राजा महाराजा होते थे उनकी प्रेम गाथाओं का ही इन्होंने अधिकतर वर्णन किया है, तो उनको हम प्रेमाश्रय के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे मलिक मोहम्मद जायसी इसके जो है महत्वपूर्ण कवि रहेंगे, ठीक है ना। जायसी जो है इसके महत्वपूर्ण कवि रहेंगे। और इधर अगर हम बात करेंगे तो कबीर यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण कवि रहेंगे। बाकी इनकी रचनाओं पर जिक्र हम तब करेंगे जब साहित्य पढ़ेंगे। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो है बहुत फेमस है, इनकी जो रचना रही है। कबीरदास का जो बीजक है, फिर उस बीजक को हम 3 भागों में साखी, शबद और रमैनी के रूप में पढ़ते हैं। तो कबीरदास के हम यहाँ पर भाषा के बारे में बात करते हैं कि सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। किसने वो पंचमेल खिचड़ी कहा, इनकी रचनाओं को, भाषा को किसने सदुकड़ी भाषा कहा, वो सारा साहित्य का विषय है, वो साहित्य में जानेंगे। आइए मित्रों इधर देखते हैं। तो जो सगुण काव्य धारा है, ये भी 2 भागों में आपकी बटी हुई है। एक राम भक्ति, या इसी को हम रामाश्रयी काव्य धारा कहते हैं, रामाश्रय, ठीक है ना, रामाश्रयी भक्ति काव्य धारा कहते हैं। एक कृष्ण भक्ति, या फिर इसी को हम कृष्णाश्रयी भक्ति काव्य धारा कहते हैं। ऐसे कवि जिन्होंने जो अपना लेख है वो राम को आधार बनाकर किया है, या फिर अपने लेखन का जो इन्होंने जो लोकनायक के रूप में है वो राम को स्थापित किया है, अर्थात भगवान विष्णु के राम अवतार के रूप में जो मानते हैं, पर इनके जो है इनके संदर्भ में ही लिखते हैं, तो उनको हम राम भक्ति काव्य धारा का कवि कहते हैं। ऐसे कवि जिन्होंने कृष्ण के विष्णु भगवान के अवतार के रूप में कृष्ण को स्वीकारा है और कृष्ण के जीवन पर ही लेख लिखे हैं, तो उन्हीं को ध्यान देना कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति काव्य धारा का कवि कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तुलसीदास का सबसे ज्यादा यहाँ पर नाम आएगा, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। और इनका जो उत्तर भारत का बाइबल के नाम से प्रसिद्ध इनकी जो रामचरितमानस है, बड़ी विख्यात रचना है, तो तुलसीदास इसके प्रवर्तक कवि होंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना सूरदास यहाँ पर सबसे जो है प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो ये हमारे भक्ति काल का विभाजन हो गया, मूलतः निर्गुण और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बटेगी, संत काव्य धारा है जिसको हम ज्ञानाश्रय काव्य धारा कहते हैं, एक और सूफी काव्य धारा जिसे प्रेमाश्रय काव्य धारा कहा जाता है। सगुण काव्य धारा भी हमारी 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे राम भक्ति काव्य धारा या फिर इसी को रामाश्रय काव्य धारा, और दूसरी जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा या फिर कृष्णाश्रयी काव्य धारा कहते हैं। बाकी ध्यान देना, इससे जो गहराई में हम जाने का जो प्रयास करेंगे वो ध्यान देना, जब साहित्य को पढ़ेंगे तो और गहराई में जाएंगे। अभी केवल हम काल विभाजन कर रहे हैं हिंदी का, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो काल आता है वो है रीति काल। 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका रीति काल या फिर अलंकृत काल के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान देना, इसके संदर्भ में जानकारी लेते हैं कि किस
किस विद्वान के द्वारा इसके लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अलंकृत काल है वो मिश्रित बंधुओं के द्वारा दिया गया है नाम रीतिकाल के लिए। दूसरा जो श्रृंगार काल है वो विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इस रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये दो महत्वपूर्ण नाम है, उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिए गए नाम है। इसके पश्चात यदि बात करेंगे तो जो साहित्य शास्त्रीय काल या फिर कला काल, ये जो नाम दिया गया है, ध्यान देना, जो आपका साहित्य शास्त्रीय काल है ये डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल के द्वारा दिया गया है, और जो कला काल है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। इसमें अगर मैं महत्वपूर्ण की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा ये दोनों नाम भी ध्यान देना थोड़े महत्वपूर्ण है, इन पर भी आप नजर रखना कि श्रृंगार काल किसने कहा है और अलंकृत काल इसको जो है किसने कहा है। तो इस प्रकार से आपको रीतिकाल से केवल आपको इतना जानना है कि किसने कौन सा नाम दिया है, बाकी कवि और रचनाएं हम बाद में पढ़ेंगे जब साहित्य को लेंगे। इसके अलावा अंतिम जो हमारा आधुनिक काल है, जिसको हमने 6 भागों में विभाजित करके बांटा था, तो ध्यान देना इसके भी कुछ विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसके संदर्भ में देखते हैं कि किस विद्वान के द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो आधुनिक काल के लिए मिश्र बंधुओं ने जो नाम दिया है वो वर्तमान काल या फिर परिवर्तन काल नाम दिया है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नाम दिया है वो गद्य काल या फिर आधुनिक काल नाम दिया है। और तत्पश्चात अगर हम बात करें तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल के द्वारा जो नाम दिया है वो साहित्य काल नाम दिया गया। मित्रों ध्यान देना कि काल विभाजन को लेकर जब भी नाम पूछे जाएंगे तो 2-3 विद्वान ऐसे हैं, जैसा कि मैं अगर बताऊं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसके अलावा आपके जो है ग्रियर्सन साहब, इसके अलावा आपके जो है राहुल सांकृत्यायन जी, इन्होंने जिस भी काल के लिए जो भी नाम दिया होगा वो अति महत्वपूर्ण नाम रहेगा, क्योंकि इन्हीं के संदर्भ में अक्सर पूछा जाता है, वो चाहे आदिकाल को लेकर हो, भक्ति काल को लेकर हो, रीतिकाल को लेकर हो या फिर आधुनिक काल को लेकर हो। इन चारों विद्वानों के द्वारा दिए गए जो नाम है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पर जो है समाप्त करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी यहाँ से मदद मिल रही होगी। जैसा कि आपने देखा है कि उत्तराखंड की भी प्रथम जो क्लास है वो आप लोगों को प्राप्त हो चुकी है। इसी क्रम में हम आगे भी उत्तराखंड और हिंदी की जो क्लासें वो लगातार जारी रखेंगे और शीघ्र हम जो है वो एसएससी और बैंकिंग के लिए भी क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि किसी दिन कोई वीडियो आपका जो है अपलोड नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो उसका मतलब आप ये कदापि ना समझे कि आपकी जो क्लास है वो बंद हो गई है। तो कुछ जो है व्यक्तिगत काम भी होते हैं। और दूसरा ध्यान देना, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 1-1:30 बजे तक हमारे पूरी जो टीम है वो व्यस्त रहती है, क्योंकि 7 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती हैं और प्रातः 7 बजे तो हमारी 3 क्लासें एक साथ चलती है। एक उत्तराखंड का हमारा पुराना बैच है, एक हाल ही में हमने उत्तराखंड का नया बैच बनाया, एक एसएससी की क्लास। तो ये 3 क्लासें हमारे जो है एक साथ चलती हैं। तो हमारे जो सभी अध्यापक है वो ध्यान देना प्रातः काल में बिजी रहते हैं और कभी व्यक्तिगत काम से भी हमें जो है ध्यान देना थोड़ा मतलब हो जाता है, कहीं बीच में जो है विराम आ जाता है। तो अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वीडियो अपलोड ना हो पाए तो उससे आपको निराश नहीं होना है। ये ना सोचे कि अब क्लासें बंद कर दी गई है। बाकी प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम निरंतर जो है क्लासें आप लोगों को देते रहेंगे। आप जो है बने रहिए संगम दक्ष के साथ और इस तरह से जो हमारी क्लासों को लगातार देखते रहें, इसका फायदा उठाते रहें। धन्यवाद।